अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यू स्टडी विद BRD में आप सबको खुशामदीद। कैसी चल रही है पेपर्स की तैयारी? उम्मीद करती हूँ पेपर्स अच्छे हो रहे होंगे। तो MGT 503 के कुछ पेपर्स अटैम्प्ट हुए और काफ़ी अच्छा फीडबैक आया कि जो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे उन्हीं में से आंसर आ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला, लेकिन साथ एक और प्रॉब्लम भी आ रही थी कि उन्हीं टॉपिक्स में से आ रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनका समझ नहीं आ रहा था कि उनको अटैम्प्ट कैसे करना है, यानी कि वो थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि जो करंट पेपर्स अभी हुए हैं मैंने खुद अटैम्प्ट किया, और भी कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास पेपर आए तो मैंने उनके क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपके लिए लाई हूँ। मैंने कहा चलो जो स्टूडेंट्स रह गए हैं जिनका भी पेपर अटैम्प्ट नहीं हुआ उनके लिए मे भी हेल्प हो जाए, यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए या इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आ जाए। तो मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन मोस्टली यहाँ पे अटैम्प्ट किए हैं ताकि आपको समझ आए कि उनके लेके कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, बल्कि उनके मतलब को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम वो टॉपिक पढ़ चुके होते हैं। हमने टॉपिक्स वही पढ़े हुए होते हैं, लेकिन बस हमें समझ नहीं आ रही होता कि इस वक्त हम इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करें। ठीक है, तो यही वजह है कि इस पेपर में जो है वो मार्क्स कम आते हैं। कि मोस्टली जब मैंने अभी लेक्चर्स ये इसके लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही था। स्टूडेंट ने बोला था कि मैम समझ नहीं आता कि 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, हमारा F आ रहा है, ग्रेड F आ रहा है और नहीं हम इसको कंप्लीट कर पाए। तो उसकी वजह यही है कि हम कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लेक्चर्स में भी मैंने सबको बार बार यही बोला है कि आपने बस कंसेप्ट को क्लियर करें। मैंने कंसेप्ट ही क्लियर करवाए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं आई होप उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं वो लेके आई हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस बार लीडरशिप के बारे में वो ये है कि क्या ना पोजीशन गारंटी लीडरशिप। इसी क्वेश्चन को थोड़ा वर्डिंग चेंज करके भी या इसी तरह क्वेश्चन जो है ये आया है कि क्या किसी पोजीशन पर होना इस बात की गारंटी है कि आप लीडरशिप कर सकते हो, कि आप लीडर हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब लीडरशिप का टॉपिक हमने पढ़ा है और ये क्वेश्चन एक्चुअली उस क्वेश्चन से रिलेटेड है जहाँ हमने पढ़ी है लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, कि अगर आपने लीडरशिप स्किल्स पढ़ी हैं तो अगर एक ने बंदे ने कंसेप्ट अपने क्लियर किए कि लीडरशिप के लिए स्किल्स ज़रूरी हैं, पोजीशन नहीं, तो वो समझ गया उस क्वेश्चन को, उसने लिख लिया। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए, उनके लिए मुश्किल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमने ये लिखना था कि लीडरशिप के लिए टाइटल या पोजीशन ज़रूरी नहीं होती, कुछ स्किल्स ज़रूरी होती है और आपको कुछ स्किल्स के नाम लिखने थे। ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो बट फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया कि लीडरशिप हैज़ नॉट टू डू विद टाइटल्स, कि लीडरशिप टाइटल्स या पोजीशन से नहीं आती कि आपके पास कोई C लेवल टाइटल है और आप ऑटोमेटिकली लीडर बन जाएंगे, नहीं, बल्कि आपके पास कुछ ऐसी लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए जो आपको इन्फ्लुएंशियल और इफेक्टिव लीडरशिप में जो है वो आपको आपके अंदर क्रिएट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3-4 लीडरशिप की जो है वो किस स्किल्स का नाम भी लिख दिया कि कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर, लोगों को ऑर्गेनाइज रखने की, उनसे बात मनवाने की स्किल होनी चाहिए, मोटिवेट करने की स्किल होनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ लिखी है, आप कुछ मजीद भी लिख सकते हैं। यानी कि मैंने जस्ट आपको एक वे दिया कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, अगर आप एज इट इज़ भी इसे याद कर लेते हो तो आपका जो है वही कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा है मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स। वैसे ये क्वेश्चन तो सेम ही था, लेकिन बस इसका सबको ये नहीं समझ में आया था कि जस्ट पॉइंट्स लिखने हैं या इसके ऊपर थोड़ी सी इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इन्वॉल्व किया कि इसमें आप ये भी लिख दोगे कि हाइजीन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर दैट एलिमिनेट डिससेटिस्फेक्शन, एंड देन फिर आप ये फैक्टर्स लिख दोगे तब भी चलेगा। और या अगर ये ऊपर जो कुछ लाइनें लिखी हुई हैं ये अब भी आप लिख दोगे। ये वैसे मैंने एज इट इज़ जो है यहाँ पे जो मैंने लिखी हैं वो मैंने वो लिखी हैं जो हमारे हैंड आउट्स में है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जस्ट अगर आप इसकी पहली लाइन की हाइजीन फैक्टर्स होते कौन से हैं कि हाइजीन फैक्टर आर दोज फैक्टर्स दैट एलिमिनेट डिससेटिस्फेक्शन, और मोटिवेटर फैक्टर्स आर दोज फैक्टर दैट इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड हैंस मोटिवेशन। और फिर आपने ये फैक्टर्स 5 इन्होंने जो बताए हैं ये लिख देने हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स के लिए अगर आप जस्ट फैक्टर्स भी लिख देते हो क्वेश्चन तो तब भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि वो फिर 1 मार्क्स या पॉइंट इस तरह से काट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आया कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में डिफरेंस का। ठीक है, अब हमने जो है वो हैंड आउट्स में तो इस तरीके से पढ़ा था कि जस्ट हमने पढ़ा कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है वो ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, और वो टॉप मैनेजमेंट बनाता है। और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है वो जो है एक मतलब एक फ़िक्स बिज़नेस के बारे में होती है, एक फ़िक्स काम के बारे में होती है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसे बनाती है। अब इससे ज़्यादा मैं डिफरेंस नहीं पता था, लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया कि इतना लोग कैसे अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिख दिए हैं, तो आप इनमें से जो आपको आसान लगते हैं 5-6 याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि मेल्स एंड फीमेल्स लीडरशिप स्टाइल आर डिफरेंट और नॉट एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ, कभी जेंडर को से लिखा हुआ आ गया और कभी मेल और फीमेल लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने जो है वो जेंडर एंड लीडरशिप का जो
है टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, उसमें आपको याद होगा मेन चीज़ सिर्फ ये थी कि हमने जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजेक्शनल लीडरशिप पढ़ी थी उसी के साथ ये टॉपिक था। और इसमें भी बात वही हो रही थी कि मेंस जो होते हैं, मोस्टली जो मर्द होते हैं, वो ट्रांजेक्शनल अप्रोच अपनाते हैं और जो औरतें होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच अपनाती हैं। यानी मर्द जो होते हैं वो ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपनी उनको उनको उनके अंदर ये होता है कि वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनको लीड करना पसंद है। जबकि वुमेन्स जो होती हैं उनको साथ मिल के काम करना पसंद होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि डिफरेंट होते हैं, दोनों का तरीका डिफरेंट होता है। और दोनों के तरीके किस तरह से डिफरेंट है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बहुत इजी वर्डिंग लिख दी है, जस्ट आप रीड कर लेंगे एक बार इसे तो आप इजीली ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इस वजह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर दिया ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाए। उसके बाद था कि एक जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है उसमें कौन सी कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस बतानी थी। तो ये 5 कंडीशंस अगर क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो आपने जस्ट नेम भी लिख दिए कि स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक। अगर ये 5 नाम भी लिख दिए तो काफ़ी है। लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर आपको इनकी जो है डिटेल लिखनी होगी। उसके बाद है कि बजट विद एग्जांपल्स। अच्छा, बजट विद एग्जांपल्स आया तो बजट की तो टाइप्स बताएगी, एग्जांपल्स तो नहीं बताएगी। इस वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए। तो बजट की एग्जांपल्स उसकी टाइप्स ही हैं। अब बजट की एग्जांपल यानी बजट क्या है उसकी जब आप एग्जांपल देंगे तो जाहिर सी बात है हम बजट के नाम बताएंगे। तो बजट के नाम क्या है, उसकी टाइप्स हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन में बजट की एग्जांपल में उसके नाम जो है उनके टाइप्स के नाम वो बताने थे, ठीक है। तो बजट की टाइप्स अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो जस्ट नाम बताने हैं, और अगर 5 नंबर का तो फिर उनके आगे बता दीजिएगा कि कौन कौन से बजट, तो ये मैंने 4 बजट भी साथ लिख दिए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाउ एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल बिजनेस आर इम्पोर्टेंट फॉर टुडेज सोसाइटी। कि अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने खुद भी अटैम्प्ट किया, मेरा भी ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर और जो स्मॉल बिजनेस है वो हमारी सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर भी काफ़ी स्टूडेंट्स का है, स्मॉल बिजनेस का नाम नहीं था, बस एंटरप्रेन्योर्स के, वाई एंटरप्रेन्योर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, ठीक है। और मतलब इस तरह का क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आया। तो इसमें जो है मेन अब ये जो क्वेश्चन था कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस किस तरह हमारी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमारी हैंडआउट्स में ये 3 पॉइंट सिर्फ लिखे हुए हैं, ठीक है। कि इनोवेशन, उसके बाद न्यू स्टार्टअप्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, बिजनेस नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, इनोवेशन बढ़ रही है। उसके अलावा जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो रही है, जब नए स्मॉल बिजनेस शुरू होंगे तो जॉब क्रिएशन भी होगी, ठीक है। जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे। इसके अलावा भी आप इसके साथ लिख सकते हो कि आप जो एक एंटरप्रेन्योर होता है जब एक सोसाइटी में होता है तो उसके अंदर ये गट्स होते हैं कि वो रिस्क ले सकता है, ठीक है। तो यानी कि रिस्क लेने की एबिलिटी इंसान सोसाइटीज़ में पैदा होती है, और जाहिर सी बात है वही सोसाइटी ग्रो करती है जो रिस्क लेना जानती होती है, ठीक है। तो मतलब रिस्क लेने की एबिलिटी पैदा होती है। उसके अलावा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। ये सारी चीज़ें इसमें आप मज़ीद लिख सकते हो कि एंटरप्रेन्योर से सोसाइटी को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये 3 उन्होंने लिखे हुए, कुछ मैंने आपको बस आइडिया दे दिया कि किस तरह से आपने इसको अटैम्प्ट करना है मज़ीद आगे। उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये कॉजेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट भी आ रहे हैं और जो तरीके हैं कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के, जो दोनों क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, तो ये मैंने इसका आंसर लिख दिया यहाँ पे। ये हैंडआउट्स वाली क्वेश्चन था वैसे। उसके बाद अगला है कि वाई एंटरप्रेन्योर्स मस्ट हैव डिसीजन मेकिंग फोर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुआ, ठीक है। कि एक एंटरप्रेन्योर के पास क्यों डिसीजन मेकिंग फोर्स होना ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो खुद एक इनोवेटिव, एक अलग तरीका लेके एक नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करता है, अपना टाइम, अपने सोर्सेज, अपने लोगों का यकीन, सब कुछ रिस्क पे लगाता है। तो जाहिर सी बात है अगर उसकी डिसीजन मेकिंग फोर्स ही अच्छी नहीं होगी तो वो कैसा एंटरप्रेन्योर। यानी एंटरप्रेन्योर की सबसे मेन चीज़ ये है कि वो डिसीजन, अच्छा डिसीजन लेने वाला हो, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है जिन्होंने मेरे लेक्चर्स लिए उनको तो ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो मैं आप जिन्होंने नहीं लिए उनको मैं बता दूं कि पेपर के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में डिसीजन मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। आपकी डिसीजन मेकिंग मस्ट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने डिसीजंस ही लेने हैं। मोस्टली डिसीजंस एक एंटरप्रेन्योर नहीं लेने होते हैं, ठीक है। तो उसके फ्यूचर के बिजनेस, उसकी रेपुटेशन, उसकी रोजी रिस्क, सब कुछ उसके डिसीजन मेकिंग पे है, ठीक है। तो इस वजह से एक गुड एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है कि वो एक अच्छा डिसीजन मेक करो, क्योंकि उसकी बैड डिसीजन मेकिंग सिर्फ उसको फाइनेंशियल डाउन नहीं करेगी, ठीक है। उसकी सिर्फ प्रोग्रेस नहीं कम होगी बल्कि उसकी रेपुटेशन कम हो जाएगी, और एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसकी रेपुटेशन सब कुछ होती है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह की कुछ लाइनें यहाँ पे लिख दी हैं, ये आप लोग एज इट इज़ याद करना है तब भी कर लीजिएगा। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डिसीजन मेकिंग क्या माना रखती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी मेक एम्प्लॉयज़ गुड गोल कमिटेड। अच्छा, ये क्वेश्चन आया। अब इसके ये क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीके से था, और हमारे जो सिलेबस है उसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि किस तरह जो है हम जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें एम्प्लॉयज़ हमारे साथ। तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी क्यों करना होता है, ताकि गोल्स अचीव हो सके, ठीक है। उसके अलावा गोल्स को अट्रैक्टिव भी क्यों बनाना होता है, ताकि जो है वो गोल्स अचीव हो सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के नेम लिख दिए, मजीद भी इसमें आ सकते हैं कि आप जो है वो रिवार्ड का सिस्टम बनाएं, उस पर ट्रस्ट करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनकी तारीफ़ें करें, उनको जॉब स्टेबिलिटी दें, बोनस दें। ये सब कुछ क्यों करना होता है, ये सब कुछ
करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि वो गोल कमिटेड हो जाएं, यानी कि गोल को अचीव करने के लिए आपके साथ लॉयल हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, आप मजीद भी इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि वो हर वो चीज़ करना जिससे आपकी गोल के अचीवमेंट में एम्प्लॉयज़ आपके साथ लॉयल हो जाएं। वो सब क्या है, उसको गोल कमिटेड करने के लिए तरीके ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, कुछ आप खुद भी लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं बार बार, लेकिन ये मोस्टली जो है वो तारीफ़ें ही थी छोटी मोटी, इस वजह से मैंने इनका जवाब यहाँ पर नहीं लिखा, आपको इजीली जो है वो हैंडआउट से मिल जाएगा। जैसे कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स और इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स, उसके बाद जॉब डिज़ाइन और जॉब स्पेशलाइजेशन, स्केजुलिंग, बिजनेस प्लान क्या होता है और पर्पज़ क्या है बिजनेस प्लान के, उसके बाद टाइप्स ऑफ गोल, फिर उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, और उसके बाद फॉर्मल ग्रुप इज़ डिफर फ्रॉम एंड इनफॉर्मल ग्रुप। तो मेन फ़र्क इसमें क्या है कि फॉर्मल ग्रुप जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया जाता है, एक उसको डिफ़ाइन उसका किया जाता है गोल डिफ़ाइन करके, और इनफॉर्मल ग्रुप क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी अथॉरिटी की तरफ से नहीं बनाया जाता, बल्कि हमारी सोशल नीड की वजह से जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो ये ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, सोशल नीड हमारी क्या होती है, मिलना जुलना, बातें करना, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करना, तो ये सोशल नीड की वजह से ग्रुप्स बनते हैं, और वो क्या है कि स्पेसिफिक गोल्स की वजह से बनते हैं। तो मेन डिफरेंस इनका यही है। उसके अलावा फोरकास्टिंग की तारीफ भी आ रही है और फोरकास्टिंग के टाइप्स के नाम भी, तो ये जस्ट आप याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन से जो अभी जो पेपर हो रहे हैं इनमें मोस्टली रिपीट हुए हैं। आई होप कि इनसे आपकी हेल्प हो जाएगी, और बस मैं अपनी तरफ से यही कोशिश कर सकती थी कि पहले मैंने लेक्चर्स अच्छे तरीके से आपको डिलीवर किए, उसके बाद मैंने सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जो पिछले पेपर्स के लिहाज से थे, उनको देख के उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी मैंने इसका जो है वो अपलोड किया, और अब जो करंट पेपर हुए हैं इनमें जो क्वेश्चंस थे कन्फ्यूजन वाले वो भी मैंने अब आप लोगों को बता दिया। आई होप कि आप लोगों की मदद हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।